हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन समझाने जा रही हूँ। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। अब ये किस तरीके के चेंजेस है और कैसे चेंजेस है, ये आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। इस चैप्टर में आप लोगों को दो तरीके के वेरिएशंस को समझना है। एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि जो आपने 7th में पढ़ा था, 7th में भी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। याद होगा आप लोगों को, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये चैप्टर आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन हो या इनवर्स प्रपोर्शन हो, दोनों में ही आप क्या करते थे? दो क्वांटिटी को कंपेयर करते थे। क्या करते थे? दो क्वांटिटी को कंपेयर करते थे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था? प्रपोर्शन में था। तो प्रपोर्शन मतलब कि रेशियोज को कंपेयर करना। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता था, तो आप क्या करते थे? A/B इज इक्वल टू C/D, इस तरीके के रेशियो लिख के इसको सॉल्व करते थे। जो भी फाइंड आउट करना होता था उसको वेरिएबल x या y अज्यूम करके आप सॉल्व करते थे। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप क्या करते थे? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता था, इसलिए A इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू डी, इस तरीके का लिख के आप सॉल्व करते थे। याद आया होगा आप लोगों को? तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन में भी आपको दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, लेकिन चैप्टर का नाम प्रपोर्शन से रिलेट नहीं हो रहा है। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि रेशियोज को कंपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर तो रेशियो नहीं लिखने वाले हम, बट सेम जैसे यहाँ पे आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। तो विथ एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होने वाला है। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पर लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ कि नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्वांटिटी है। इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। सपोज मैंने नंबर ऑफ एप्पल को यहाँ x ले लिया और y ले लिया। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि एक एप्पल का कॉस्ट अगर सपोज 10 है, तो दो एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 20। 3 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 30। 4 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 40। अब कंपैरिजन करते टाइम आप देखो कि जैसे जैसे x में चेंजेस आ रहा है, सेम चेंजेस y में भी आ रहा है। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो साइमल्टेनियसली y भी इंक्रीज हो रहा है। अगर x डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पीछे से देखते जाओ, 4 40 दिया है तो 3 दिया है तो 30 हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया। 2 एप्पल से तो कॉस्ट 20 हो गया, 1 एप्पल है तो कॉस्ट 10 हो गया। तो जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है, साइमल्टेनियसली y भी तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों क्वांटिटीज में सेम चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सेम चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर में आपको अगर दिया होगा कि नंबर ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया होगा, मतलब कि देखकर ही पता चल रहा है कि एग्जाम्पल किसका है? डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो इट मीन्स क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम वर्ड्स में? नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये सब बहुत अच्छे से समझ लो। जितना आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना, उतना ही इजी होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये मैंने वर्ड्स में लिखा है। अब इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे ये समझो। नंबर ऑफ एप्पल को x अज्यूम किया था तो x, कॉस्ट ऑफ एप्पल को y अज्यूम किया था। क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है इसलिए आमने सामने लिखेंगे। x इज डायरेक्टली वेरिएशन विथ y, मतलब x क्या है? y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में, इसलिए मैंने सामने सामने लिखा है। अभी मैं आगे आपको इनवर्स वेरिएशन समझाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं इनवर्स वेरिएशन के लिए।
वेरिएशन मतलब चेंजेस, बट ये किस तरीके के चेंजेस है अभी आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते, टू बिल्ड अ वॉल। एक अगर हमें टू बिल्ड हाउस ले लेते, ठीक है, वॉल नहीं ले लेते, हाउस ले लेते। एक घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ डेज चाहिए। अब नंबर ऑफ वर्कर को मैं x अज्यूम कर लेती हूँ, नंबर ऑफ डेज को मैं y अज्यूम कर लेती हूँ। सपोज वर्कर मैंने हायर किए हैं 10। जब 10 वर्कर्स है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 डेज में वो लोग ने हाउस को बिल्ड कर लिया। अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स 10 की जगह 5 कर दिए, कम कर दिए, तो यहाँ पे डेज कितने लगेंगे, 10 डेज लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे और भी नंबर्स को लेके सोच सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करना है इन दोनों को, और आपको क्या देखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज होंगे, यहाँ पे देखो 10 से डिक्रीज हो गए, वैसे वैसे डेज 5 से 10 हो गए, यानी कि इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि x अगर इंक्रीज होंगे तो डेज यानी कि y डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज यानी कि y इंक्रीज होंगे। दोनों क्वांटिटीज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रहा है तो अदर क्वांटिटी इसके करस्पॉन्डिंग में डिक्रीज हो रही है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग में अदर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये किस तरीके के चेंजेस है, ये इनवर्स वेरिएशन टाइप ऑफ चेंजेस है, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स वेरिएशन। अब इसको जरा सिंबल में कैसे लिखेंगे ये समझ लो। आर इन इनवर्स वेरिएशन, नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने x अज्यूम किया तो x, ठीक है, वेरिएशन का सिंबल ये है, और इनवर्स वेरिएशन है किसके साथ, नंबर ऑफ डेज के साथ। नंबर ऑफ डेज क्या है, y है, तो जब भी इनवर्स वेरिएशन रहेगा तो 1/y लिखेंगे, ठीक है। 1 में हमने जो लेटर अज्यूम किया है 1 में लिखना है आपको। और ये रीडिंग करते टाइम आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स वेरिएशन, इसके साथ इनवर्स वेरिएशन। 1/y नहीं बोलना है, आपको समझना है कि 1/y लिखा है तो ये क्या है, ये है इनवर्स वेरिएशन। और वही अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखा होता, ठीक है, x और y ऐसे सामने लिखा होता तो ये क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है एंड इनवर्स वेरिएशन क्या है। अब मैं आ जाती हूँ क्वेश्चंस पर। देखो प्रैक्टिस सेट 7.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का सिंबल यूज करके हमें गिवन स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सरकमफरेंस, इट मीन्स कि सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। जो सर्कल का सरकमफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेडियस के साथ। और आपको पता होगा कि सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है, सर्कल का बाउंड्री, और रेडियस मतलब आपको पता है। तो जब जब रेडियस इंक्रीज होगा सरकमफरेंस भी इंक्रीज होगा, जब रेडियस डिक्रीज होगा तो सरकमफरेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही एग्जांपल है और क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो सरकमफरेंस को सी से डिनोट किया है तो सी लिखना है, वेरिएशन का सिंबल बनाना है, एंड किसके साथ है, विद रेडियस के साथ। रेडियस यानी कि स्मॉल आर है, तो आपको सामने सामने ही लिखना है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शनली होता, इनवर्स प्रोपोर्शनली होता तो 1 में लिखते, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L, स्मॉल l, in a car and distance traveled by that car small d are in direct variation। consumption of petrol और distance traveled by the car क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो मतलब सबसे पहला देखो ये लिखा हुआ है ना, पहला नाम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल है तो पहले आएगा L, फिर वेरिएशन का सिंबल एंड देन किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ, तो ये हो गया D। तो बस इतना ही आंसर है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना समझना है। और ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कैसे, जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, जितना कम पेट्रोल होगा उतना ही
कम डिस्टेंस, कंजम्पशन बोला है मतलब कि कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्रोल भी कम कंज्यूम होगा, और अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्रोल भी ज्यादा कंजम्पशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल considering that the cost of apples and their number are in a direct variation। अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल में लिखा है नंबर ऑफ एप्पल जिसको x से डिनोट किया गया है, कॉस्ट ऑफ एप्पल जिसको y से डिनोट किया है। नंबर ऑफ एप्पल देखो 1, 4, 12 लिखा है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया 8, 32, 56। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीज हो रहे, 1 से 4 हो गया, 4 से 12 हो रहा है, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, 8 से 32 हो गया, 56 हो गया। तो मतलब कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। अगर ये नहीं दिया होता ना, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ये नहीं लिखा होगा, तब आपको टेबल को ही ऑब्जर्व करके समझना है कि गिवन क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे सपोज, अब ये थोड़ा सा एक लाइन में मैं एक्स्ट्रा ही लिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो y डायरेक्ट वेरिएशन विद x, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये चीज का हैबिट आपको डाल दे रही हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपको लिखना है। सपोज द नंबर ऑफ एप्पल्स बी x एंड देयर कॉस्ट बी y। सपोज द नंबर ऑफ एप्पल्स बी x एंड देयर कॉस्ट बी y। जो यहाँ लिखा था वही आपको सिर्फ सेंटेंस में फ्रेम करके लिखना है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एप्पल पहले लिखा है एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। जो आपको लाइन क्वेश्चन में दी हुई है ना, एज इट इज उठा के अपने सोल्यूशन में लिख दो, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि जो लिखा हुआ है एज इट इज सेंटेंस उठा के लिख दो, तो इससे आपको कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा थियोरी टाइप है ना, इसमें हम लिख रहे तो क्या सोचते कुछ बच्चे की थोड़ा याद कर लेते कि क्या क्या लिखा है, कुछ नहीं याद करना है, सब तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक्स वाई दिया था, उसी को सेंटेंस बना के लिख दिया। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लाइन दी हुई थी, उसी को उठा के तो मैंने लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सबसे पहला नाम किसका है, कॉस्ट। कॉस्ट को किससे डिनोट किया है, y से, तो y डायरेक्ट वेरिएशन है। वेरिएशन का सिंबल क्योंकि डायरेक्ट है इसीलिए सामने, सामने क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर, एप्पल्स के नंबर, तो एप्पल के जो नंबर से यानी नंबर ऑफ एप्पल x लिखा है हमने, तो y डायरेक्ट वेरिएशन विद x, ऐसा लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इसके बाद therefore y is equal to kx। k क्या है यहाँ पे, k is a constant of variation, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इसलिए वो चेंजेस हो रहे हैं। तो वो नंबर भी आपको पता चलेगा आगे आगे जब आप सॉल्व करोगे। इतना होने के बाद बच्चों क्या करना है, के फाइंड आउट करना है कि ये है क्या। अब के कैसे पता चलेगा, जब y और x आपको दिया होगा तभी तो आपको के पता चलेगा ना, और y x कहाँ पे दिया है, टेबल में ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे y भी दिया है, x भी दिया है, यहाँ पर भी y दिया है, x दिया है। अब दो सिचुएशन है, दोनों में से कौन सा वाला यूज करें, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप लिख दो when x is equal to 1 and y is equal to 8, या आपकी मर्जी आप लिख दो when x is equal to 4 and y is equal to 32। देखो मैंने यहाँ पे अपने मन से लिखा है when x is equal to 1 y is equal to 8। आप अपने मन से कुछ भी लिखो, कुछ भी मतलब जो दिया हुआ है वही, ठीक है, तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अब देखो जब x 1 है y 8 है, तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, y की जगह पे मैं 8 लिख रही हूँ, k इंटू x की जगह पे 1 लिख रही हूँ। देयरफॉर k इंटू 1 k इज इक्वल टू क्या मिला, 8। क्या मिला हमें, k का वैल्यू मिला हमें 8। अब इस k के वैल्यू को आपको फिर से यहाँ पर जाके लिखना है और ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इस k के वैल्यू को ना आपको यहाँ पर पुट करना है। आपने दिए हुए टेबल में से y और x का वैल्यू सिलेक्ट किया, आपने सॉल्व किया, आपको k मिला।
के का जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया उसको फिर से यहाँ पे लिखो, तो क्या मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज y, देखो y एज इट इज k की जगह पर 8, x को एज इट इज मैंने लिखा, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 8x। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन हमें मिल गया, अब हमें ये तीनों सिचुएशन को फाइंड आउट करना है। इसको रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 लिखेंगे। यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, y दिया है 56, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोमन 1 व्हेन y इज इक्वल टू 56 देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखेंगे। ये जो हमने इक्वेशन बनाया इसको लिखो, y इज इक्वल टू 8x, y की जगह लिखो 56 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। x फाइंड आउट करना है तो x शिफ्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, 8 7 जा होता है 56, तो ये आ गया। अब सेकेंड रोमन 2 लिख दो, फिर से मैं टेबल की तरफ जा रही हूँ। देखो अब x दिया है 12, तो y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे when x is equal to 12 then y is equal to क्वेश्चन मार्क। फिर से ये जो इक्वेशन था, यहाँ पे ये जो इक्वेशन था इसको फिर से लिखना है, y is equal to 8x, y फाइंड आउट करना है, y as it is 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 8 होता है 96, तो y कितना आ गया 96। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है 8, ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो ये ही एक कांस्टेंट नंबर है जो चेंजेस लेके आ रहा है क्वांटिटी में। अब यहाँ पे रोमन 3 लिख देंगे, रोमन 3 लिखने के बाद फिर से आपको टेबल की तरफ लेके चलती हूँ। देखो y दिया है 160, x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, when y is equal to 160 then x is equal to क्वेश्चन मार्क। फिर से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे, y is equal to 8x, 160 is equal to 8 into x, x फाइंड आउट करना है ना, देयरफॉर x फाइंड आउट करना है तो 160 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0 एज इट इज, तो क्या मिला यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में फिर से आपको टेबल बनाना है, क्योंकि आपको बोला है ना टेबल को कंप्लीट करो। तो नंबर ऑफ एप्पल्स x लिखोगे, देन कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, आप अच्छे से स्केल पेंसिल का यूज करके बनाना। एप्पल्स में यहाँ पे मैंने देखो ऐसा आएगा, x लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे y लिखो, और A1 8, 432 तो ऑलरेडी दिया था, 56 दिया था, 12 दिया था, 160 दिया था। हमने फाइंड आउट क्या किया, 56 जब था कॉस्ट तो कितने एप्पल्स थे, 7, यहाँ 7 आएगा। जब 12 एप्पल है तो उसके कॉस्ट कितना है, 96 है, और जब 160 कॉस्ट है तो कितने एप्पल है, 20। तो मैंने अलग वाले कलर से लिखा है ताकि आपको समझ में आए। तो आपको सोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये टेबल को आपको प्रिपेयर करना है एट द एंड, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में अगर आपने इतना अच्छे से सॉल्व किया तो। और सॉल्यूशन एकदम इजी है, क्योंकि मैंने देखो ये 2 लाइन जो भी लिखा क्वेश्चन में से यूज करके लिखा, बाकी का कैलकुलेशन है, एकदम सिंपल है। देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, सामने सामने लिखा है ना दोनों क्वांटिटी, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बोलेंगे। And when m is 154, n is 7, find the value of m when n is equal to 14। पता है यही क्वेश्चन को ना बच्चों आप प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, बट चैप्टर का नाम वेरिएशन है। देखो एक ही क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यही जब आप छोटे रहोगे ना, जैसे 4th में 5th में रहोगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक का प्राइस फाइंड आउट करते हैं। जैसे मेरे पास अगर, जैसे अभी आपने एप्पल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एप्पल का कॉस्ट आप फाइंड आउट कर लो, 10 बोला है मल्टीप्लाई कर दो, 20 बोला है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा होता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज होते गया, 6th में आए, 7th में आए, उस तरीके से क्या हुआ कि आपने रेशियो में, प्रोपोर्शन में सॉल्व करना सीखा। अब आप यही वेरिएशन में सॉल्व करना सीख रहे हो।
तो क्वेश्चन एक ही है बट इसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। तो इन तरीकों से क्या होगा कि आप और थोड़ा एडवांस फॉर्म में समझोगे। चलो आ जाती हूँ मैं अपने सॉल्यूशन पे। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n दिया है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू k इंटू n लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर k इज वेयर वर्ड अगर मिस मैंने कर दिया है कहीं पे तो भी चलेगा, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद क्या करना है, m और n दोनों का वैल्यू यूज करके k फाइंड आउट करना है। तो m यहाँ दिया है 154, n दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे when m is equal to 154 and n is equal to 7, therefore m is equal to k into n, therefore m की जगह 154, k as it is, n की जगह 7। क्योंकि मुझे k फाइंड आउट करना है तो 7 शिफ्ट होगा ना, तो क्या हो जाएगा, therefore 154 अपॉन 7 इज इक्वल टू k। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ 14 बन गया, 7 2 जा 14, therefore k इज इक्वल टू क्या मिला, 22 मिला। इस k के वैल्यू को फिर से यहाँ पर लिखोगे तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। तो लिखोगे therefore the equation of variation is, क्या होगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, m इज इक्वल टू 22, यहाँ पुट करेंगे n, m इज इक्वल टू 22 n। इतना होने के बाद क्या लिखना है, when क्वेश्चन में पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m when n इज इक्वल टू 14, तो लिखेंगे when n इज इक्वल टू 14 then m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जो इक्वेशन लिखा है ये लिखो वापस, m फाइंड आउट करना है, m एज इट इज 22, n की जगह पे 14 दिया है, पुट करो। अब 22 इंटू 14 करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 308, तो m कितना मिला, 308। तो लास्ट में क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ m इज 308। हो गया यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। और आई थिंक सो वीडियो जो है इनफ हो चुका है, मतलब लेंदी हो चुका है, तो मैं आपको आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। इतना मैं आपसे होप रखती हूँ बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हार्डली आप 5 मिनट का भी वीडियो देखोगे ना तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए ना आपको तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियोस को, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।